हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल। और इसके साथ ही आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी भी तरीके से अपने आप को कोविड से बिल्कुल भी इन्फेक्टेड ना होने दें, क्योंकि अगर आप कोविड से कभी भी इन्फेक्ट होते हैं तो नॉट ओनली यू बट ऑल्सो योर फैमिली इज इन्फेक्टेड बाय द कोविड, and that will be, maybe you can recover but your family maybe maybe family or the one of the family person will not recover from the क्या आपका कोविड, बिकॉज ऑफ ये सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट डालता है, सबसे ज्यादा जिसका इफेक्ट होता है वो आपके लंग्स पर होता है। एंड सम टाइम जो लंग्स हैं वो आपके कभी भी रिकवर नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द क्या आपका वन ऑफ द वेरी मेजर जिसे बोलते हैं डेंजरस केस ऑलरेडी हैड टू इन माय फैमिली। तो इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर करती रहती हूँ। चलिए इसके साथ ही वी शुड स्टार्ट अवर क्लास। और क्योंकि लास्ट क्लास में वी ऑलरेडी डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द क्या आपका जीएसटी। तो उसी के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, उसी के साथ ही एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए क्या क्या, देखिए सीधी सी बात याद है, मैंने आप लोगों को बताया था कि आई डेफिनेटली वांट टू शो द क्या आपका द ओल्ड स्ट्रक्चर, ओल्ड टैक्स, ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड द क्या आपका जीएसटी रिप्लेस द क्या आपका ऑल द क्या आपका जो भी इनडायरेक्ट क्या आपका जो ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर था उसको उसने क्या किया, रिप्लेस किया। और वो क्यों किया, वो रीजन आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू इन द लास्ट क्लासेस, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अब आप लोगों को केवल मैंने एक ब्रीफ सी समरी देने के लिए और आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि उसने किस किस टैक्स को क्या किया, आपका रिप्लेस किया। देख सकते हैं आप लोग, कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया, पर कस्टम ड्यूटी के ऊपर जो एक्साइज और किसका आपका वेट का क्या होता था, इम्पैक्ट होता था, जो मैंने आपको बताया था कि इफ यू इम्पोर्टेड समथिंग फ्रॉम द क्या आपका, अगर हम कुछ भी बाहर से इम्पोर्ट करते थे तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगती थी। तो वो कस्टम ड्यूटी वो केवल बेसिक कस्टम ड्यूटी नहीं होती थी, उस कस्टम ड्यूटी के अंदर एक्साइज, क्योंकि वो चीज जो बाहर से हमने इम्पोर्ट की वो इंडिया में भी मैन्युफैक्चर होती है, ठीक है। तो वो उस मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो इंडिया में मैन्युफैक्चर होती है, अगर आप इंडिया से मैन्युफैक्चर हुई भी लेते तो उसके ऊपर आप ऑलरेडी एक्साइज क्या करते, पे करते। बट उन्होंने क्या किया, वो बाहर से इंपोर्ट कर लिया, तो हम इंडिया में एक्साइज हमने नहीं पे किया। तो वो जो सीवीडी है, जो सीवीडी उसमें बेसिक कस्टम ड्यूटी में सीवीडी क्या होता था, ऐड होता था, ठीक है। वो किसका इम्पैक्ट होता था, वो किसके इम्पैक्ट को खत्म करने के लिए होता था, एक्साइज ड्यूटी के। आगे मेरी बात समझ में। उसके बाद आपका सर्विस टैक्स, तो ठीक है, लगता था नहीं लगता था, इस डिपेंड्स, ठीक है। पर आपका वेट लगता था स्पेशल ड्यूटी के रूप में 4%। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है। तो वो जो वेट था, ठीक है, वो भी क्या था आपका, जो मतलब अल्टीमेटली आप उसको खरीदते बेचते कहाँ पर, इंडिया के अंदर, तो उस पर आपका वेट लगता। पर ऑलरेडी आपने उसको बाहर से क्या कर लिया, मंगा लिया, तो वेट यहाँ पर क्या हो गया आपका, उन्होंने बेसिक कस्टम ड्यूटी में स्पेशल ड्यूटी आपकी 4% वो भी क्या कर दी, ऐड कर दी। तो अल्टीमेटली अगर आप ये देखें, ठीक है, तो कितने सारे टैक्स थे। कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया जीएसटी ने, कस्टम ड्यूटी के ऊपर से जो उसका इफेक्ट था एक्साइज का और वेट का, उसको रिप्लेस किया, ठीक है। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी को रिप्लेस किया जीएसटी ने। सेंट्रल सेल्स टैक्स मैंने आपको पहले बताया था, सीएसटी एंड सर्विस टैक्स। बट ये जो चारों टैक्स है, ठीक है, ये आपके सेंट्रल लेवल के टैक्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो हर स्टेट पे वेरी करता है, जो हर स्टेट पर अपने हिसाब से लगता है। एंट्री टैक्स ऑब्वियसली किसी भी स्टेट में अगर आप एंट्री करेंगे तो उसमें आपको एंट्री टैक्स पे करना पड़ेगा, ऑक्टोरी टैक्स पे करना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट टैक्स होता है व्हेन यू गो फॉर द क्या आपका फॉर द एंजॉयमेंट पर्पस इन द अम्यूजमेंट पार्क और द क्या आपका सिनेमा हॉल, ठीक है, व्हाटएवर, मतलब व्हेनेवर यू गो फॉर द क्या आपका एंजॉयमेंट, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट टैक्स यू हैव टू पे। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, लग्जरी टैक्स, अगर इफ यू परचेज द क्या आपका लग्जरी गुड्स, लाइक इफ यू क्या कहते हैं परचेज द क्या आपका ये लंबोगिनी एंड ऑल, ठीक है, तो ये सब क्या होता था, उसके ऊपर लग्जरी टैक्स वगैरह लगता था, वेट एंड ये सारे स्टेट लेवीज होते थे। तो अल्टीमेटली इन सबको रिप्लेस कर कर आपका क्या आया, जीएसटी आया। अब आता है आपका फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सीधी सी बात है, मैं अब आपको एक चीज बता दूं, आपको पता है, अगर नहीं भी पता है, बिकॉज ऑफ ऐसा मैं मानती हूँ, यू आर द एमकॉम स्टूडेंट, यू आर द पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट, तो डेफिनेटली यू ऑलरेडी हैव टू नो, ठीक है, व्हाट इज अवर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ संविधान, इज क्या आपका अवर रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज क्या कहते हैं आपका came into enforcement है क्या आपका 26 जनवरी 1950, ठीक है, जो कि 26 जनवरी को 1950 में 26 जनवरी 1950 में आए थे। एंड विच विल बी क्या कहते हैं आपका जिसे बोलते हैं ना एनफोर्स बाय द क्या आपका मिस्टर बी आर अम्बेडकर इसको लेकर आए थे, ठीक है। तो उसके बाद से ऐसा हो गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज द मदर ऑफ लॉ, कि अगर इफ पार्लियामेंट पास एनी लॉ,
if parliament want to pass any law, तो first of all, ठीक है, that law should be in the क्या आपका constitution, वो law आपका किस में होना चाहिए, constitution के अंदर होना चाहिए। अगर वो constitution के अंदर नहीं है तो उसका कोई भी इफेक्ट नहीं है। मेरी बात को आप समझ रहे हैं कि constitution में होना क्या होता है, जरूरी होता है किसका, उस हर लॉ का जो हमारी कंट्री में क्या हो रहा होता है, इंप्लीमेंट हो रहा होता है। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को लाने के लिए 246A के थ्रू क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया। समझ रहे हैं आप मेरी बात, किसके थ्रू किया गया? 246A के थ्रू अमेंडमेंट, क्योंकि 246 ठीक है क्या था, जिसमें लॉ मेकिंग पावर किसको दी गई थी, यूनियन लिस्ट को, स्टेट लिस्ट को और कंकरेंट लिस्ट को। ठीक है, यूनियन लिस्ट के अंदर सेंट्रल के पास पावर थी लॉ बनाने की। ठीक है, कुछ मैटर्स मतलब उन्होंने मेंशन कर रखे थे 97 मैटर्स, जैसे कि मैं बता देती हूँ 97 मैटर्स इन विच द लॉ मेकिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, एंड द स्टेट लिस्ट इन विच द क्या आपका 66 आइटम इज देयर। ठीक है, एंड द क्या आपका लॉ मेकिंग पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट, एंड द कंकरेंट लिस्ट इन विच द क्या आपका 47 मैटर्स। ठीक है, एंड द क्या आपका द लॉ मेकिंग पावर इन बोथ द क्या आपका गवर्नमेंट, इन द हैंड्स ऑफ द बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। बट इफ एवर feel that क्या आपका conflict between the central government state government, तो obviously the central government will prevail, but sometime the क्या आपका the president consent, ठीक है, विद द क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर, तो अल्टीमेटली ऑलवेज प्रिवेल द क्या आपका स्टेट गवर्नमेंट के आपका ऑर्डर। तो ये इन्होंने क्या किया, मेंशन किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में होना क्या है, बहुत जरूरी है। तो इसी वजह से 246 से भी, तो क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत ज्यादा विचार विमर्श हो चुका है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सकता है। तो पहले गोलकनाथ का केस आया था जिसके अंदर मना किया गया था कि नई कॉन्स्टिट्यूशन को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, बट समय की जब नीड हुई, नए नए लॉ आए, तो अल्टीमेटली क्योंकि आप लोगों को पता है जैसे जैसे क्या होता है, समय बीतता है, नई नई सिचुएशन क्या होती है, राइज होती है, और जब नई नई सिचुएशन आती है तो डेफिनेटली आप लोगों को पता है उन सिचुएशन के हिसाब से क्या करना पड़ता है, आपको नए नए लॉ क्या करने पड़ते हैं, इंप्लीमेंट करने पड़ते हैं। और नए नए लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। इज इट क्लियर गाइस? क्या बना, नए नए लॉ को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या बना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना। पर कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक कोई लॉ की एंट्री नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगा, वो लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी वजह से क्या किया गया, आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया गया। आगे मेरी बात समझ में, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर लॉ को डाला गया। बट 246 ऑटोमेटिकली बना हुआ था, तो जीएसटी को लाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो जीएसटी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, क्या करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, जीएसटी को लाने के लिए। और इसी के लिए उन्होंने 246 के साथ 246A लेकर आए, जिसके थ्रू क्या किया गया, आपका क्या कहते हैं, जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया। और ये मैंने आपको बता ही दिया था 1 जुलाई 2017 को आपका क्या कहते हैं, जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, तो पहले आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हुए थे 246 के अंदर, एंड देन उसके बाद क्या हुआ था, आपका जीएसटी आया। ठीक है, तो बेसिकली फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हम देखेंगे, क्योंकि आप लोगों को जो मैंने अभी भी बताया कि टैक्सेशन पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और मोस्टली टैक्सेशन पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। वो तो पहले होता था कि जो वेट और सीएसटी है, ठीक है, जो वेट नहीं, सीएसटी नहीं, सॉरी, वेट और क्या कहते हैं, आपका जो स्टेट एक्साइज होता था वो किसके हाथ में होता था, आपका क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता था। ठीक है, बट अब क्या हो चुका है, आपका क्या कहते हैं, जितना भी टैक्सेशन मैटर है, क्योंकि टैक्सेशन मैटर एक ऐसा मैटर है जो पूरे एंटायर इंडिया पर यूनिफॉर्म बेसिस पर लगता है। तो अल्टीमेटली ये सारा मैटर किसने ले रखा था अपने हाथ में, क्या कहते हैं, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ले रखा था। चाहे भले सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ले लेता है, बट जो कलेक्शन होता है, जो क्या होता है, कलेक्शन होता है, चाहे भले वो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बट बटता वो दोनों के बीच में, स्टेट में भी और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी। ठीक है, तो इसलिए टैक्सेशन पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट। सेंट्रल लेवीज ड्यूटीज ऑन द मैन्युफैक्चर एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन। ये वाली बात मैंने आप लोगों को बताई थी कि ये भी कि जो अल्कोहल होता है, जो एनिमल कंजम्पशन के लिए होता है, वो एक्साइज में आता था, पर अल्कोहल जो ह्यूमन कंजम्पशन है वो नहीं आता था एक्साइज में, क्योंकि वो स्टेट का मैटर था। इज इट क्लियर? उसके ऊपर क्या कहते हैं, जो आपका स्टेट एक्साइज था वो लगता था। इज इट क्लियर गाइज? एंड सेंट्रल लेवी सर्विस टैक्स पहले 10% लगता था, उसके ऊपर सरचार्ज और सेस भी क्या होते थे, ऐड होते थे। सेंट्रल लेवी सीएसटी, ठीक है, क्लियर हो गया, वो भी किसमें, सेंट्रल, वो भी सेंट्रल का था। ठीक है, स्टेट लेवी वेट तो आपको पता है स्टेट गवर्नमेंट का था। ठीक है, स्टेट लेवी एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स और लग्जरी टैक्स, ठीक है, ये भी किसका था, आपका स्टेट का था। एंड सीए रिक्वायर्ड फॉर क्या कहते हैं, असाइनिंग कंकरेंट पावर टू सेंटर एंड स्टेट टू लेवी जीएसटी एंड ऑल क्या आपका सप्लाई। इज इट क्लियर गाइस? ठीक है, तो इसके साथ ही मैं ये समझती हूँ कि हम लोगों को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की क्या पड़ी, जरूरत पड़ी, वो इसलिए पड़ी, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे के सारे जो टैक्स थे इसको हमें कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाना था, क्योंकि डेफिनेटली जब जब ये टैक्स आए होंगे, ठीक है, जब इनसे रिलेटेड जो टैक्स लॉ आया होगा उसको डाला गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इतना मेजर क्या करना था, जो हमें चेंज करना था वो हम 246 में नहीं कर सकते थे, क्योंकि उससे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही क्या हो जाता, चेंज हो जाता। तो दैट्स व्हाई हम लोग को क्या करने की जरूरत पड़ी, एक नया आर्टिकल बनाने की जरूरत पड़ी। और मैं आपको बता दूं,
जैसे कि लॉ में आपने सेक्शंस वगैरह देखे होंगे, सब सेक्शंस देखे होंगे, क्लॉजेस देखे होंगे, बट कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी सेक्शंस नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी लॉ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रोविजन होते हैं वो मेंशन नहीं होते, उसमें केवल ये होता है कि ये सेंट्रल लेवल पर क्या है आपका टैक्स है और ये स्टेट लेवल पर। प्रोविजन तो उसके किस में मेंशन होते हैं, उसके खुद के अपने लॉ में क्या होते हैं मेंशन होते हैं, तभी कहते हैं मदर ऑफ लॉ। निकला वहां से, इट मीन्स उसके लिए पहले कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया उसको, और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ लोगों के ऊपर। इज इट क्लियर? वो इम्प्लीमेंट कैसे हुआ, वो उसके पर्सनल लॉ में लिखा हुआ, उसके बेयर एक्ट में लिखा हुआ। इज इट क्लियर गाइज? और इसके साथ ही हम अपनी क्लास को ओवर करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बाय गाइस, टेक केयर।